Hello student, this is Prabal Oman and welcome back to Peppers Academy. लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने कई सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखे। आज उसी के आगे हम लोग और बेसिक अकाउंटिंग टर्म देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। एक सपोज करिए मेरे पास एक मशीन है। इस मशीन में हम क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? क्लॉथ मैन्युफैक्चर। इस मशीन को हमने 2 इयर्स बैक खरीदा था, 2 इयर्स पहले खरीदा था और इससे हम हर रोज़ 2000 केजीज़ क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और फिर आगे सेल करते हैं। तो इससे ये बात समझ में आया कि एक तो 2 इयर्स बैक हमने मशीन को खरीदा था। जब इसको खरीदा था तो ये मेरे पोज़ीशन में आ गई थी, मेरे कंट्रोल में आ गई थी और बिज़नेस के यूज़ के लिए आ गई थी। अब इस पर जो अधिकार है इस मशीन पे हमारा है या मेरी बिज़नेस का है, ठीक है? उसके बाद इससे हम रोज़ कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमको क्या नाम है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है। भाई प्रोडक्शन होगा, हम आगे सेल करेंगे, तो हमको कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा, कुछ इनकम मेरी जनरेट होगी। तो इससे एक बात ये समझ आई कि अगर हमने इस मशीन को 2 साल पहले परचेज़ ना किया होता, अपने अधिकार में ना लिया होता, तो हम आगे से आगे चल के हम इकोनॉमिक बेनिफिट इससे ना उठा पा रहे होते। तो इससे ये समझ में आती है मशीन की डेफिनिशन क्या हो जाएगी? एक एसेट जो कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज़ है, ठीक है? इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी बात, पास्ट में इसको हमने परचेज़ किया था। कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू पास्ट इवेंट। पहले हमने 2 साल पहले को परचेज़ किया था, इसीलिए आज कंट्रोल कर रहे हैं। और क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है और या ले रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट। तो एसेट का क्या मतलब होता है? एसेट मीन्स एनीथिंग व्हिच इज़ इन द पोज़ीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिज़नेस, ठीक है? एसेट एनीथिंग व्हिच इज़ इन द पोज़ीशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिज़नेस एंटरप्राइज़ इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट्स फ्रॉम अदर्स। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जो क्या नाम है बिज़नेस के पोज़ीशन में हो, है ना? कोई प्रॉपर्टी बिज़नेस के पोज़ीशन में हो, उससे हम एसेट कहेंगे। और एक और चीज़ क्या समझ में आई कि कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज़। क्या? कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज़। और क्यों कंट्रोल कर रही है? क्योंकि रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में हमने इसको परचेज़ किया था, जिसके कारण आज भी हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद इससे हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट उठा रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब भी हमने परचेज़ कर रहे होंगे, तो हम यही तो सोच रहे होंगे कि हम इसको कल को इंस्टॉल करेंगे अपने यहाँ मशीन को, 2 टन रोज़ कपड़ा या 2000 केजी रोज़ कपड़ा प्रोड्यूस करेंगे और आगे सेल करेंगे और इससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट उठाएँगे। तो एसेट की डेफिनिशन समझ में आती है, कंट्रोल बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेंगे, इन्फ्लो करेंगे। ये जो डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताई, ये नॉर्मली डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा। बुक्स में भी जल्दी से ये डेफिनेशन इस तरीके से नहीं मिलेगी। हाँ, ऊपर वाली डेफिनेशन मिलेगी। जीके गोल्ड बुक में भी ये वाली डेफिनेशन दी हुई है। ये वाली जो डेफिनेशन है, ये एएस 26 में लिखी हुई है। एएस 26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल एसेट्स में। उसमें ये सही से एसेट की डेफिनेशन प्रॉपर्ली समझाई गई है। पर जब तक इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझते, तो ये हमें कम समझ में आती है।
तो अब हमें समझ में आ गई कि एक हमने मशीन खरीदी थी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, पास्ट में, जिसको हम आज कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक, फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले रहे हैं, उसी को हम एसेट कहते हैं। अब एसेट जो है दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकती है, या तो कोई एसेट मेरी नॉन करंट होगी और या तो कोई एसेट करंट एसेट होगी। नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जिसको मोर देन 1 ईयर हम इसको यूज करते हैं और उसको 1 साल के अंदर बेचने का या डिस्पोज करने का कोई भी हमारा मंशा नहीं है। और करंट एसेट वो होती है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। देखते हैं क्या लिखा है, रिफर्स टू दोस एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस, जिसको हम बिजनेस में कंटिन्यू यूज करने के लिए रखे हुए हैं उन्हें हम नॉन करंट एसेट कहेंगे, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो बात है ही, जो मशीन खरीदी थी वो किस लिए खरीदी थी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, और जिनको हमको सेल करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। और उसी जगह करंट एसेट क्या होती है, आर दोस एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल, मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ ईयर, इसको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं विद इन अ ईयर। जैसे मान लो आपके पास जो स्टॉक रखा वो भी आपका एक एसेट है, पर वो करंट एसेट कहलाएगा, क्यों, क्योंकि उसे हम आगे चल के बेच देंगे और वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बेचेंगे तो डेटर क्रिएट होंगे, जिनसे हमें पैसा लेना होगा, आगे चल के डेटर से पैसा मिलेगा। और पहले से जो गुड्स बेच रखे हैं उधार पे, तो वो एज अ डेटर क्रिएट हो गए होंगे मेरे, और जब डेटर क्रिएट हो गए तो कल को हम उनसे कैश एक्सपेक्ट करेंगे, अमाउंट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि डेटर हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। देखते हैं क्या लिखा है, आर दोस एसेट आर दोस विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश within 1 year. Example, stock is continuously sold, debtor are expected to be converted into cash. ठीक है। अब नॉन करंट एसेट भी बेटा या तो टेंजिबल होंगे या तो इनटेंजिबल होंगे। सर इसका क्या मतलब है, टेंजिबल मतलब जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। मतलब तो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब उनको फील तो कर सकते हैं पर उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये भी सारी हमारी एसेट्स होती हैं, इनसे भी क्या नाम है हम कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे होते हैं। गुडविल हम कैसे अर्निंग कर रहे होते हैं, सपोज करिए आप मिल्क का काम करते हो, मिल्क मतलब दूध का काम, ठीक है। आप अगर बिना पैकेट के खुला दूध बेच रहे होगे तो हो सकता है आप 50 रुपीज़ पर लीटर बेच रहे हो, पर अगर आप वही दूध अमूल के पैकेट में भर के बेच रहे हो तो वो 55 या 60 रुपीज़ पर लीटर बेच रहे हो। क्यों, क्योंकि अमूल की एक अपनी गुडविल है, ठीक है। ऐसा करना नहीं है आपको, एक बात हम समझा रहे हैं, अमूल का दूध इसलिए महंगा बिक रहा है क्योंकि एक अपनी गुडविल है। उधर ही उसी जगह पे जो खुला पैकेट का दूध है वो सस्ता मिल रहा होगा क्योंकि इसकी कोई गुडविल नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही कॉपीराइट, पेटेंट्स, कॉपीराइट का मतलब क्या है, मान ली किसी ने अपनी बुक लिखी, पब्लिश करी, ठीक है, उसमें जो कंटेंट है तो उसने कॉपीराइट करा लिया कि अब ये जो टॉपिक है या ये जो टॉपिक नहीं, ये जो कंटेंट है वो कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता अर्निंग पर्पज से, ठीक है। टेंजेबल एसेट में क्या आ जाएगा, जैसे फर्नीचर, मोटर व्हीकल, जिस पर हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी हमारी टेंजेबल एसेट्स, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और भी एसेट्स होती हैं जिनको और भी तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक होती है फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट को हम लोग नॉमिनल एसेट भी कहते हैं। ये वो एसेट्स होती हैं जिनसे कोई कैश रियलाइज नहीं होना है, जिनका कोई मतलब नहीं है एसेट में पड़ी हुई हैं, हमारी एसेट में उसको गिनती तो करी जाएगी पर उनसे हमको कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होना है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल एसेट, दीज आर द एसेट विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश, नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज एसेट्स, और इन एसेट से कोई फर्दर बेनिफिट भी नहीं मिलना है, इसलिए उनका नाम ही फिक्टिशियस एसेट्स है। एग्जाम्पल, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ सच एज एडवर्टीजमेंट एसेट्स।
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है उसका जो पोर्शन राइट ऑफ नहीं किया जाता है वो भी हमारी एक एसेट होती है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। अब इसके बाद एक होता है एक वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होता है? देखो वो वाली एसेट है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं जब तक कि इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एक मेन एग्जांपल है जैसे ऑयल वेल। ऑयल मतलब जो क्या नाम है कुएँ होते हैं तेल के। अब कल को उसमें जब तेल खत्म हो जाए तो वो जो कुआँ है वो मेरे कोई काम का नहीं है। जब तक तेल में कुआँ है तब तक वो एसेट वो एक एसेट है और उसका वो मेरे काम का है। और जब भी वो क्या नाम है एसेट जब भी वो तेल कुएँ से खत्म हो जाए तो वो मेरे काम का नहीं रह जाता। तो ऐसी एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट कहते हैं। वेस्टिंग एसेट आर दोज एसेट्स which are consumed through being work or used such as mines. As soon as all the minerals have been extracted, the mines become valueless. बच्चों तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।